आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। डोरोथी 8 साल की एक छोटी लड़की है। उसकी मदर उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेके जाती है जिसका नाम फ्रांसिस है। डॉक्टर बोलता है कि डोरोथी मेंटली रिटार्डेड है और उसका केस एकदम होपलेस है। छोटी सी डोरोथी बोल नहीं सकती है। उसकी माँ ने आज तक उसके मुंह से एक वर्ड तक नहीं सुना। इतने साल स्पेशल चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करते हुए फ्रांसिस ने एक बात सीखी कि लोगों को अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल क्वालिटीज़ को देखना चाहिए और उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। फ्रांसिस का मानना था कि हर स्पेशल बच्चे की कोई ना कोई स्पेशल स्ट्रेंथ जरूर होती है। डोरोथी ने पहली मीटिंग में ही फ्रांसिस का दिल जीत लिया था। उसके बाल एकदम गोल्डन थे और बड़ी बड़ी ब्लू आइज थी। फर्स्ट टाइम जब फ्रांसिस उसे मिली तो डोरोथी उससे काफ़ी शर्मा रही थी। डोरोथी की माँ ने बताया, कभी कभी तो ये बड़ी शांत रहती है और कई बार तो इतनी शैतानी करती है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन फ्रांसिस को ऐसा नहीं लगता था। उसे लगा डोरोथी अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो डोरोथी को एक मंथ के ट्रायल पे ऑब्जर्व करना चाहती थी। शुरुआत में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। उसने डोरोथी को रिटार्डेड बच्चों की स्पेशल क्लास में ले जाना स्टार्ट किया। डोरोथी वहाँ एक चेयर में चुपचाप बैठी रहती, सबसे अलग थलग। उसे बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। टीचर बोलती, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, पता नहीं उसके पेरेंट्स उसे यहाँ क्यों भेजते हैं। फ्रांसिस ने क्लास के बाकी बच्चों को देखा। बच्चे वुडन शेप से खले रहे थे। एक बच्चा एक स्क्वायर होल में एक स्क्वायर ब्लॉक फिट करने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस समझ गई कि डोरोथी को क्लास में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए खेलना उतना मज़ेदार और चैलेंजिंग नहीं था। उसने डोरोथी के पेरेंट्स को कहा कि वो उसे स्कूल भेजना बंद कर दें। डोरोथी की प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहा था, और ये बात फ्रांसिस समझ गई थी, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि डोरोथी कुछ कर सकती है। फ्रांसिस ने देखा कि डोरोथी को अगर सीखने और खुद कुछ करने का चांस मिल जाए तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। एक दिन डोरोथी अपने सिबलिंग्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने अपना सीरियल नहीं खाया, बस वहाँ बैठी बाकी बच्चों को देख रही थी। इसे स्पून से खिलाओ, नर्स बोली। लेकिन फ्रांसिस ने कहा वो खुद से खा सकती है, लेकिन वो बाकियों को खाते हुए देख रही है। नर्स को ये बात समझ नहीं आई। उसके लिए तो डोरोथी एक होपलेस और रिटार्डेड चाइल्ड थी। लेकिन फ्रांसिस जानती थी कि भले ही डोरोथी एक वर्ड भी ना बोले, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि आसपास क्या हो रहा है। एक दिन सुबह डोरोथी को सेंट्रल पार्क लेकर गई। काफ़ी सुहावना दिन था। दोनों पार्क में घूम रहे थे कि फ्रांसिस कुछ गाने लगी। डोरोथी गाने के बोल पर सर हिलाने लगी और पैरों से थाप देने लगी। तो फ्रांसिस समझ गई कि उसे सिंगिंग पसंद है। एक बेंच पर बैठकर उन्होंने क्रेयॉन्स और स्केच पैड निकाले। फ्रांसिस ने डोरोथी की ड्राइंग देखी। वो ज़्यादातर वेविंग और फ्लोइंग लाइंस ड्रॉ करती थी। फ्रांसिस समझ नहीं पाई कि इन लाइंस का क्या मीनिंग है। नर्स बोली, ये मीनिंगलेस लाइंस हैं। पार्क में बैठकर फ्रांसिस पेड़ों की, लोगों की और आसमान की ड्राइंग बनाने लगी, क्योंकि उसे ये अच्छे लगते थे। तभी डोरोथी बेंच से उठी। उसने अपने आर्म स्ट्रेच किए और किसी बर्ड की तरह उड़ने की नकल करने लगी। वो यहाँ से वहाँ किसी बर्ड की तरह घूमती हुई डांस कर रही थी। ऑटम आ चुका था। फ्रांसिस और डोरोथी घर के अंदर पियानो की प्रैक्टिस करते थे। फ्रांसिस ने वही सॉन्ग प्ले किया जो उसने पार्क में गाया था। उसने वो सारे हैप्पी सॉन्ग्स प्ले किए जो डोरोथी को पसंद थे। और फिर उसने देखा कि डोरोथी उसके साथ गा रही है। उसकी स्लो वॉइस रूम में गूंज रही थी। फ्रांसिस सॉन्ग प्ले करती रही। उसे हैरानी इस बात की थी कि डोरोथी को सॉन्ग का हर वर्ड याद था। और फिर उसने दरवाजे के पास किसी को रोते हुए सुना। डोरोथी की मदर, जो इतनी देर से उसे गाते हुए सुन रही थी, वो रूम में आई और उसने डोरोथी को अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन से डोरोथी की लाइफ ही चेंज हो गई थी। फ्रांसिस एक मंथ और उनके साथ रही। इस टाइम के दौरान डोरोथी ने अल्फ़ाबेट सीख लिए। फ्रांसिस जब गई तो डोरोथी 13 साल की हो चुकी थी। अब वो कई सारे काम खुद से कर सकती थी और डोरोथी फाइनली बोल सकती थी। फ्रांसिस ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी ड्राइंग का मीनिंग क्या है, तो डोरोथी बोली, ये हवा की ड्राइंग है। वो छोटी सी लड़की अब इस दुनिया में अपने पंख फैलाकर उड़ सकती थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी आती है जिसका नाम है स्मॉल सोल्जर्स। राचेल 4 बच्चों की एक सिंगल मदर है। वो 27 साल की है। राचेल और उसके स्मॉल सोल्जर्स न्यू जर्सी के एक ओल्ड अपार्टमेंट में रहते हैं। वो अपने बच्चों को पालने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती है। वो उन्हें लग्जरी प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन उन्हें इतना प्यार देना चाहती है कि बच्चे हमेशा खुश रहें। जब बच्चे सो जाते हैं तो राचेल अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के बारे में सोचती रहती। एक रात उसे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिला जिसमें 5 बेडरूम थे और एक बैकयार्ड भी था। यहाँ उसके बच्चे आराम से खेल सकते थे। राचेल ने लैंडलेडी से बात की।
लैंडलेडी ने उसे बोला कि वो 1 मंथ ही सब रिपेयर्स वगैरह करवा कर रेडी कर देगी। राचेल ने उसे फर्स्ट मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया। राचेल के बच्चे उस नए घर में जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। राचेल भी बच्चों को खुश देख के खुश थी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। राचेल न्यू हाउस की चाबियां लेना भूल गई थी और लैंडलेडी फोन नहीं उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राचेल को उसने धोखा किया है। बड़े हैवी हार्ट से राचेल ने अपने बच्चों को ये न्यूज़ सुनाई। वो बहुत सैड थी, लेकिन कुछ इससे भी बुरा बाकी था। वो लोग अपने ओल्ड घर भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुराने घर को किसी और को किराए पर दे दिया गया था। राचेल के पास एक पैसा भी नहीं बचा था। उसकी मदर उन सबको अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन बच्चे वहां अलाउड नहीं थे। राचेल अपनी फ्रेंड के पास गई, जो खुद 5 बच्चों वाली एक सिंगल मदर थी। उसकी फ्रेंड ने उन्हें अपने घर कुछ दिन रहने परमिशन दे दी। फिर लास्ट में राचेल को अपने स्मॉल सोल्जर्स के साथ कार में कैंप करना पड़ा। हम ग्रैंडमा के घर क्यों नहीं जा सकते? उसके 10 साल के बेटे ने पूछा। लोगों की भी अपनी लाइफ है हनी, हमें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, और हम करेंगे, राचेल बोली। वो अपने बच्चों के आगे स्ट्रांग रहना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसके बच्चे ही उसकी स्ट्रेंथ थे। फिर नेक्स्ट कुछ वीक्स वो लोग कार में रहे। वो लोग ग्रैंडमा के घर नहाने जाते थे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में खाते थे। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। उनका रूटीन बड़ा ऑड सा था, लेकिन बच्चे किसी तरह मैनेज कर रहे थे। हर रात राचेल किसी पार्किंग लॉट के नीचे एक स्पॉटलाइट वाली जगह ढूंढती, ताकि वे लोग वहां कार पार्क करके रात गुजार सकें। जब ठंड लगती तो बच्चे बैक सीट पर जाके एक दूसरे से चिपक के सो जाते थे। राचेल ड्राइवर की सीट पे सोती और बच्चों पर नजर रखती। कुछ टाइम बाद राचेल के पास एक घर रेंट पे लेने जितना पैसा सेव हो गया था, लेकिन कोई भी 4 बच्चों के साथ उसे घर रेंट करने को रेडी नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं मिला तो राचेल बच्चों के साथ एक सस्ते से होटल में शिफ्ट हो गई। बच्चे खुश हो गए। आफ्टर ऑल यहाँ पर एक वार्म बेड था सोने के लिए और नहाने के लिए बाथटब। ये लोग छोटी सी केटल में खाना बना के खाते। कई मंथ्स ऐसे ही निकल गए। लैंडलेडी ने एक दिन राचेल को कॉल किया। उसने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला और राचेल को प्रॉमिस किया कि वो उसे सारा पैसा रिफंड कर देगी। अब 13 साल बाद राचेल और उसके बच्चे एक बड़े से घर में रह रहे हैं। राचेल को अपने स्मॉल सोल्जर्स पर बड़ा प्राउड था। उन्होंने टफ सिचुएशन में ब्रेवनेस दिखाई और अपनी मां के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को फेस किया। अब नेक्स्ट स्टोरी का नाम है जर्नी आउट ऑफ साइलेंस। विलियम रश फिजिकली हैंडीकैप्ड स्कूल का स्टूडेंट है। उसे स्पीच और फिजिकल थेरेपी लेते हुए कई साल हो चुके थे, फिर भी वो ठीक से चल या बोल नहीं सकता था। कई बार वो खुद से पूछता, मैं इतना एफर्ट्स कर ही क्यों रहा हूं? लेकिन फिर एक दिन विलियम मिस नेफ से मिला, जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी। उसने विलियम के पेरेंट्स को बोला, हम वही करने की कोशिश करते हैं जो हमने ऐसे केसेस में किया है। अगर ये काम नहीं आया तो हम कुछ नया ट्राई करेंगे। विलियम अब तक गिव अप कर चुका था, लेकिन मिस नेफ की यही कोशिश रहती कि विलियम ट्राई करता रहे। वो एक छोटी हाइट की लेडी थी, मुश्किल से 5 फीट, लेकिन विलियम उससे डरता था। एक दिन मिस नेफ विलियम को अपने ऑफिस में लेके आई। जब वो विलियम की व्हीलचेयर को पुश कर रही थी तो विलियम को लगा शायद उससे कुछ मिस्टेक हुई है। क्या उसे स्कूल से निकाला जा रहा था? मिस नेफ के साथ उसका थेरेपी सेशन भी नहीं था, फिर भी वो यहां पर थी। मिस नेफ ने विलियम की व्हीलचेयर अपने डेस्क के आगे रख दी। उसने उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि उसके सामने कुछ पिक्चर्स रखीं। एक पिक्चर में कुछ स्लिंगशॉट जैसी चीज दिख रही थी। एक और पिक्चर में एक लड़का इस स्टूल को अपने सर पे रखे हुए था। यह हेडस्टिक है, मिस नेफ ने कहा। यह कोई टॉय या वेपन नहीं है। हमें लगा शायद तुम भी इसे यूज कर सको, अगर तुम चाहो तो। लेकिन यह बड़ा हार्ड वर्क है, और अगर मैंने तुम्हें इससे किसी को मारते करते देख लिया तो मैं इसे वापस ले लूंगी, समझे? विलियम ने हाँ में सर हिलाया। अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो भी इस हेड स्टिक को यूज करके टाइपराइटर यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डेली नेक एक्सरसाइज करनी होगी। मिस नेफ ने उसे बताया कि नेक एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में काफी टायरिंग लगती हैं, लेकिन तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अब हर मॉर्निंग विलियम स्कूल जाने से पहले नेक एक्सरसाइज करने लगा था। फर्स्ट उसने हेडस्टिक की हेल्प से स्पाइरल बुक के पेज टर्न करना सीखा। फिर कुछ टाइम बाद वो उन वर्ड्स को भी पॉइंट कर सकता था जो स्पीच थेरेपिस्ट डिक्टेट करती। विलियम को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वो हेडस्टिक की हेल्प से अमेजिंग चीजें कर सकता था। उसके हैंड्स काम नहीं करते थे और न ही वो बोल सकता था, तो उसके लिए हेडस्टिक बड़े काम की चीज थी। हेडस्टिक यूज करने का उसका ड्रीम पूरा हुआ। लाइफ जैसे अब एक एडवेंचर थी। उसके थेरेपिस्ट ने जितनी भी चीजें उस पर ट्राई की थीं, हेडस्टिक उसमें बेस्ट थी। मिस नेफ को पूरा यकीन था कि विलियम इंप्रूव करेगा। वो उसकी टीचर ही नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह थी। मिस नेफ ने विलियम के पेरेंट्स को बोला कि उन्हें विलियम की आंखों और फेस से उसकी इंटेलिजेंस नजर आती है, जो विलियम ने भी सुनी और समझी।
इस एडवेंचर का बेस्ट पार्ट ये था कि जब मिस नेफ विलियम को वुडन आर्म चेयर में रखती थी तो उसे बांधना पड़ता था, क्योंकि विलियम सीधा नहीं बैठ पाता था। फिर एक दिन वो उसके सर पर हेडस्टिक लगाकर उसे टाइपराइटर के सामने बिठा दिया, और फिर कुछ अमेजिंग हुआ। मिस नेफ ने विलियम से अपना नाम लिखने को बोला तो उसने लिख के दिखा दिया। उसने उसे अल्फ़ाबेट्स बोले और विलियम लिखता गया। मिस नेफ ने बाकी टीचर्स और थेरेपिस्ट्स को भी रूम में बुलाया। सब ने विलियम की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। भले ही ये एडवेंचर माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना बड़ा नहीं था, लेकिन विलियम के लिए तो ये मून पे जाने से कम नहीं था। 11 सालों से वो चुपचाप अपनी व्हीलचेयर पे बैठा था, लेकिन आज उसे अपनी आवाज मिल गई थी। और ये स्टोरी उसने खुद टाइप करके चिकन सूप ऑथर्स को भेजी, जो मैंने आज आपको पढ़ के सुनाई। तो नेक्स्ट स्टोरी आती है टीना's 10 पॉइंट्स। टॉम क्रॉस एक हाई स्कूल टीचर था। उसकी एक स्पेशल स्टूडेंट थी जिसका नाम था टीना। 17 साल की एक लड़की है जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। उसके लिए ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उसे सेरेब्रल पाल्सी की डिजीज थी। उसके बॉडी मसल्स स्टिफ और अनमैनेजेबल थे, इसलिए उसे वॉकर यूज करना पड़ता था। टीना को बोलने में डिफिकल्टी होती थी, लेकिन उसकी स्माइल देख के कोई भी बोल सकता था कि वो कितनी प्यारी लड़की है। बाकी स्टूडेंट्स ज्यादातर उससे बात नहीं करते थे, लेकिन टीना अपने हर क्लासमेट को ग्रीट करती थी। एक दिन टॉम ने क्लास को एक असाइनमेंट दिया। पूरी क्लास को डोंट क्विट पोएम के फर्स्ट 3 स्टैंजाज लर्न करने थे। यह असाइनमेंट 10 पॉइंट्स का था। वैसे टॉम को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्टूडेंट्स कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी जब स्टूडेंट था तो इस तरह के असाइनमेंट्स इग्नोर करता था। जब वो असाइनमेंट दे रहा था तो उसने टीना का फेस देखा। वो परेशान लग रही थी। आज उसकी स्माइल गायब थी। टॉम उसे बोलना चाहता था कि डोंट वरी टीना, इट्स ओनली 10 पॉइंट्स। और जब पोएम रिसाइट का टाइम आया तो टॉम ने रोस्टर निकाला। एक के बाद एक स्टूडेंट्स पोएम की लाइंस रिसाइट करने में फेल हो रहे थे। सबने यही बोला, सॉरी सर, वैसे भी ये सिर्फ 10 पॉइंट का ही तो है। टॉम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बोला, अब जिसकी बारी होगी, अगर वो फेल हुआ तो उसे 10 पुशअप्स करने होंगे। लेकिन टॉम हैरान रह गया जब उसने देखा कि नेक्स्ट नंबर टीना का था। लेकिन टीना खड़ी हुई। वो अपने वॉकर में बैठी और क्लास के सामने आई। उसने लाइंस बोलनी स्टार्ट की। उसके वर्ड्स क्लियर नहीं थे, लेकिन उसने फर्स्ट स्टैंजा पूरा पढ़ा। और जब उसने एक मिस्टेक की तो उसने वॉकर हटा दिया और फ्लोर पे गिर गई। टीना, मैं तो मजाक कर रहा था, टॉम ने कहा। लेकिन टीना ने पूरे 10 पुशअप्स किए। उसके बाद वो घिसट कर वापस अपने वॉकर तक पहुंची। वो खड़ी हुई और फिर से लाइंस बोलनी स्टार्ट की। उसने बाकी के 2 स्टैंजास भी कंप्लीट किए। उसने तीनों स्टैंजास पढ़े थे। पूरी क्लास में टीना सिर्फ अकेली थी जिसने यह असाइनमेंट पूरा किया। बाद में एक क्लासमेट ने उससे पूछा, टीना तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ 10 पॉइंट्स की तो बात थी। तो टीना ने बड़ी कोशिश के बाद रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नॉर्मल लगाना चाहती हूं। पूरी क्लास में खामोशी छा गई। फिर एक स्टूडेंट ने कहा, टीना, हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम टीनेजर्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते हैं। मैं जानती हूं, टीना ने स्माइल करते हुए कहा। उस दिन टीना को अपने 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसने अपने क्लासमेट के रिस्पेक्ट और प्यार जीता था। उसके लिए ये 10 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के बराबर थे। तो अब नेक्स्ट स्टोरी आती है द लेटर। जुलेन ने एक बेटा अडॉप्ट किया था जिसका नाम था ल्यूक। एक दिन वो ल्यूक की बायोलॉजिकल मदर, यानी जिसने उसे जन्म दिया था, उसे लेटर लिख रही थी। उसने इससे पहले भी ल्यूक की मदर को लेटर लिखे थे और ल्यूक की फोटोज भेजी थीं। इन लेटर्स के थ्रू वो ल्यूक की रियल मदर को ल्यूक की स्टोरीज शेयर करती थी। हालांकि ल्यूक की मदर ने उन लेटर्स का कभी आंसर नहीं दिया था, लेकिन आज का लेटर कुछ डिफरेंट था, क्योंकि ल्यूक की लाइफ का सवाल था। डॉक्टर ने बताया कि ल्यूक को सिकल सेल डिजीज थी। वो वीक रेड ब्लड सेल्स के साथ बॉर्न हुआ था। डॉक्टर का यह भी कहना था कि उसे अनीमिया भी हो सकता है। ल्यूक को काफी पेन रहता था और उसके जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ गई थी। ल्यूक को हेल्दी रखने के लिए हर मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती थी। जब वो सिर्फ 3 साल का था तो उसे फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी। जुलेन उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। ल्यूक को तुरंत एडमिट कर लिया गया और आईवी इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक्स दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो गया है, जिसमें लार्ज ब्लड सेल्स लंग्स के वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से ल्यूक के ब्लड में ऑक्सीजन काफी कम हो गया था। उसकी कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। ल्यूक को हार्ट बाईपास मशीन लगाई गई ताकि ब्लड में ऑक्सीजन इंप्रूव हो सके। फाइनली उसकी ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगी, लेकिन उसे अभी भी हर 3 वीक्स में मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था। हालांकि ये इलाज टेम्पररी था। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? जुलेन ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने कहा, ल्यूक के सिकल सेल डिजीज का बस एक ही इलाज है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नया बोन मैरो हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें सिकल सेल डिजीज नहीं होगी। इस बात से जुलेन थोड़ी होपफुल हुई कि चलो अब ल्यूक ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोला, क्या ल्यूक का कोई सिबलिंग है? क्योंकि उसे बोन मैरो सिर्फ बायोलॉजिकल ब्रदर या सिस्टर ही दे सकता है।
अब जुलेन के पास ल्यूक की लाइफ बचाने का एक ही रास्ता था कि वो उसकी रियल मदर को लेटर लिखे। उसने लेटर में ल्यूक की डिजीज के बारे में डिटेल से लिखा और ये भी पूछा कि क्या तुम अपने बाकी बच्चों को बोन मैरो टेस्ट के लिए ला सकती हो। जुलेन ने वो लेटर सेंड कर दिया। वो ल्यूक के जल्दी से ठीक होने की प्रे कर रही थी। 2 वीक्स बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। ल्यूक की बायोलॉजिकल मदर अपने बच्चों के टेस्ट के लिए रेडी थी। उनमें से एक का बोन मैरो ल्यूक के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। बच्चा डोनर बनने को रेडी हो गया। जुलेन खुशी के मारे रोने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के मेडिकल सेंटर में ल्यूक का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। सर्जरी के बाद डिफेक्टिव बोन मैरो को किल करने के लिए ल्यूक को 8 डेज की कीमोथेरेपी दी गई और उसके कई मील दूर उसका भाई एक लोकल हॉस्पिटल में बोन मैरो एक्सट्रैक्शन के लिए बेड पे लेटा था। उसकी बॉडी से कुछ आउंस लेकर हॉस्पिटल वालों ने बोन मैरो को कार्गो के थ्रू मिशिगन के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। डॉक्टर ने आईवी की हेल्प से हेल्दी बोन मैरो सेल्स ल्यूक की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया। 2 वीक्स बाद रिजल्ट आया। ल्यूक का न्यू बोन मैरो परफेक्टली काम कर रहा था और इसने हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। ल्यूक अब फाइनली घर जा सकता था। उसकी सिकल सेल डिजीज हमेशा के लिए चली गई थी। जुलेन ने ल्यूक की बायोलॉजिकल मदर को लेटर लिख के गुड न्यूज शेयर की और फाइनली उसे रिप्लाई मिला। लेटर में लिखा था, मैंने कई सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें मेल करने की। मुझे कई बार लगा कि शायद मैंने गलत किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ। मैं ल्यूक को कभी भी इतनी एक्सपेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पाती जो उसे चाहिए थीं। गॉड ने उसे वहीं भेजा जहां उसकी ज़रूरत थी। ल्यूक की 2 फैमिलीज हैं और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो रियली में बहुत लकी बॉय है। लेकिन जुलेन जानती थी कि लकी तो वो है जिसके पास एक प्यारा, हेल्दी और काइंड बेटा है। अब नेक्स्ट स्टोरी का नाम है न्यू डायरेक्शंस। मिसेस एनी जॉनसन काफी स्ट्रांग विल की लेडी थी जो अरकानसस में रहती थी। उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सब कुछ रॉन्ग हो रहा था। ये 1903 की बात है। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया था। अब वो अपने 2 छोटे बेटों के साथ अकेली थी। मिसेस जॉनसन के पास पैसा नहीं था। उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना आता था और नंबर वगैरह जोड़ लेती थी। और उस टाइम अमेरिका में मिसेस जॉनसन जैसे नीग्रो लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम था। वो एक वेल बिल्ट लेडी थी, करीब 6 फीट लंबी। मिसेस जॉनसन हाउसमेट का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही वो किसी लंबर मिल या कॉटन मिल में काम करना चाहती थी। अब क्योंकि मिसेस जॉनसन किसी काम में फिट नहीं हो रही थी तो वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उसके हिसाब से फिट हो। मिसेस जॉनसन कुकिंग में भी एवरेज थी लेकिन वो मैनेज कर सकती थी, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी शुरू की। एक रात मिसेस जॉनसन ने 1-2 बकेट में स्टोन्स भर लिए और उन्हें 3 मील दूर कॉटन जिन तक उठाकर ले गई। वहां तक पहुंचकर उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर 5 मील और चलकर लंबर मिल तक गई। फिर घर आकर उन्होंने चिकन बॉईल किया और हैम फ्राई किया। मिसेस जॉनसन ने आटा गूंधा और उससे मीट स्टफ्ड पेस्ट्रीज बनाई। उसके बाद वो सोने चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस जॉनसन मीट पाइज, आयरन ब्रेजर, एक लाड़ और थोड़े कोयले लेकर गई। वो 3 मील चली और लंच टाइम से पहले कॉटन जिन के पास एक खाली जगह में सब सेटअप कर दिया। जब लंच की बेल बजी तो मिसेस जॉनसन ने मीट पाई बॉइलिंग लाड़ में फ्राई करने स्टार्ट किए। मीट पाई की खुशबू चारों तरफ फैल गई और सारे वर्कर मिसेस जॉनसन के पास पहुंच गए।
हालांकि उनमें से ज़्यादातर वर्कर घर से लंच लेकर चले थे, लेकिन मीट पाई की डिलीशियस महक से उनके मुंह में पानी आ रहा था। मिसेस जॉनसन ने गरम पाइस फ्राई करके निकाली और एक न्यूज़पेपर पर रख दी। पर पीस के हिसाब से उन्होंने वो पाइस वर्कर्स को बेची। फिर बची हुई मीट पाइस लेकर मिसेस जॉनसन लंबर मिल पहुंची और वहां के वर्कर्स ने भी उनसे पाई खरीदी। अब ये उनका रोज का हो गया था। वो अपने घर में पाइस बेक करती और पैदल चलकर उन्हें इतनी दूर बेचने जाती थी। चाहे आंधी हो, बारिश हो या गर्मी, मिसेस जॉनसन अपना काम करती रही। कई वर्कर्स तो ऐसे थे जो अपने लंच के लिए मिसेस जॉनसन पर ही डिपेंड रहते थे। लंच टाइम में वो मीट पाई फ्राई करती हुई उस लंबी लेडी की राह देखते। अब मिसेस जॉनसन के कई सारे लॉयल कस्टमर्स थे और उन्होंने लंबर मिल और कॉटन जिन के बीच एक स्टॉल भी बना लिया था। अब उन्हें मीलों दूर चलकर जाना नहीं पड़ता था, वर्कर खुद उनके पास आते थे। मिसेस जॉनसन ने अपना रास्ता खुद बनाया था। अपनी जर्नी डिस्क्राइब करते हुए वो बताती हैं, मैं लाइफ में यूं ही चलती जा रही थी लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कॉमन रास्ते से हटकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाया और यहां तक पहुंचने में उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है। कुछ ही सालों में उन्होंने मीट पाई का एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया था। अब वो पाई के अलावा कुकीज़, कैंडीज, चीज़, पिकल, फ्रूट्स, कैंड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बेचती हैं। मिसेस जॉनसन की जगह कोई और होता तो शायद गिव अप कर लेता, लेकिन उन्होंने लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। एक दिन वो भी था जब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी फाइट की और खुद से ही मुकाबला किया। आज मिसेस जॉनसन अपने 2 प्यारे बेटों के साथ हैप्पीली अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हैं। ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब का खुलासा सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।